दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों अपनी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने के प्रयास में हमने ऑर्डोविशियन पीरियड तक अपनी यात्रा को पूरा किया था। वहां तक हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे सिल्यूरियन पीरियड से और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ पर रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, यह सब कुछ हम देखने वाले हैं। आगे बढ़े इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज वर्तमान में टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। हालांकि जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा है उसे टाल दिया गया है और उसकी नई डेट जब आएगी तो आपके पास पर्याप्त समय होगा तो आप उससे जुड़ सकते हैं, मतलब इस चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि टेलीग्राम के माध्यम से चलता है। यहाँ घर बैठे आपको एक बढ़िया मटेरियल और एक बढ़िया गाइडेंस मिलेगा जिससे कि आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री इनिशिएटिव जो हमारे हैं उसमें वीडियोज़ हैं और इसके अतिरिक्त एक टेलीग्राम का चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से भी एक टेलीग्राम का चैनल है। तो आप इन चैनलों को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि यहाँ जितनी भी सूचनाएं होती हैं, चाहे वो चैनल से संबंधित हों या फिर आपकी परीक्षाओं से जुड़ी हुई हो, वो आपको समय से मिलती है। इसके अतिरिक्त YouTube पर जितने भी वीडियोस आप देखते हैं वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अभी तक तो है ही है और भविष्य में भी होंगे, ऐसा कहा जाता है। तो इन वीडियोस को आप देखिए, सुनिए और नोट्स बनाइए। नोट्स जब आप बनाते हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, फिर आपके दिमाग से स्किप नहीं करती। तो इसलिए ये ज़रूरी है और अच्छा लगे तो लाइक करिए और आप ठीक समझते हो तो शेयर करिए। अपने विचारों को आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ कमियां महसूस होती हैं तो आप उसका भी जिक्र करिए। अगर संभव होगा तो हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आगे। दोस्तों पृथ्वी की आयु जब हमने निर्धारित कर ली, जब अर्थ की एज को जान लिया, हालांकि वह भी अप्रॉक्सीमेट था, तो उसे जानने के बाद यह एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, एक नई समस्या खड़ी हो गई कि इसका जो ओरिजिन का समय है वहाँ से लेकर जो प्रेजेंट टाइम है यहाँ तक अर्थ किन किन सिचुएशंस से होकर गुजरी होगी, इसमें कौन कौन से बदलाव हुए होंगे, और जो अर्थ की क्रस्ट है या अंदर का जो भाग है, मेंटल हो या इसकी क्रोड हो, मतलब कोर वाला एरिया हो, वहाँ पर किस तरह की बनावट है और वो कैसे डेवलप हुई है, आखिर उसका डेवलपमेंट एक इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से कैसे हुआ है, यह जानने की जिज्ञासा इंसान के दिमाग में आई। मनुष्य का स्वभाव जिज्ञासु होता है, वह बार बार जानने का प्रयास करता है, वह अपने ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता और संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने नॉलेज से संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वह वहीं तक रह जाता है, उसकी सीमाएं वहीं बंध जाती हैं, वो आगे तक विस्तृत नहीं हो पाता, उसका ज्ञान व्यापक नहीं हो पाता। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं। जो साइंटिस्ट थे या जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जानने की कोशिश की कि अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री असल में है क्या, इसे गहराई से खोलने का प्रयास किया। कई तरह के क्वेश्चन यहाँ शुरू हुए, मतलब उठने शुरू हुए, जिसमें कि ये है कि बनावट किस रूप में हुई, मतलब अर्थ के ऊपर जो ये अलग अलग स्ट्रक्चर हम देखते हैं, चाहे ऊपर वाली परत पे हो या अंदर वाली जो लेयर्स हैं उनमें हो, यह किस प्रकार से आए, और चट्टानों की जो अलग अलग स्तर हैं, मतलब जो रॉक्स हैं उनके अलग अलग जो लेयर्स हैं, उनका फॉर्मेशन कब और कैसे हुआ, ये कब बनी और किस प्रकार से इतनी डेवलप हो गई है। इसके अतिरिक्त अर्थ पर जो जीवन है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब रहते हैं, जैसे फ्लोरा हो या फोना हो, दोनों के बारे में, तो इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ और किन दशाओं में हुआ, किन सिचुएशंस में हुआ, यह सब कुछ यहाँ महत्वपूर्ण है। और ये सब प्रश्न थे, मतलब कैसे शब्द इनके साथ जुड़ा हुआ था। तो इस कैसे का जवाब पाने के लिए अलग अलग लोगों ने अपने अपने प्रयास किए। उसमें आपने देखा था कि कास्ते द बफन ने सबसे पहले जियोलॉजिकल हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, उनकी ये सबसे पहली कोशिश थी। लेकिन पहले युग से, मतलब जो पहला इरा था, वहाँ से लेकर आज तक का जो समय है, इसमें बफन ने बहुत ज़्यादा व्यापक प्रयास नहीं किया, उसे एक में समेटने की कोशिश की, मतलब समेकित रूप से एक ओवरऑल अपनी एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया। वो उन्होंने पार्ट वाइज इसे डिवाइड नहीं किया, इसमें सेपरेट सेपरेट अलग अलग सेगमेंट्स नहीं बनाए। इस वजह से दिक्कतें आई। बाद में क्या होता है, वर्तमान समय में जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस समय हम अपनी अर्थ के का जो टाइम पीरियड है, उसके जन्म से लेकर आज तक का, उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो बफन की थ्योरी भले ही एक्सप्लेनेशन देती हो, लेकिन वो पार्ट इसे अलग अलग मतलब सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाई। उसके बाद जो जियोलॉजिस्ट आते हैं या जो नए नए वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसका भाग किया, इसका क्लासिफिकेशन किया, और उस क्लासिफिकेशन को हम एक के बाद एक देख रहे हैं। पिछले वाले में हमने ऑर्डोविशियन तक पूरा किया था। ऑर्डोविशियन के बाद अब हम देखने जा रहे हैं सिल्यूरियन पीरियड को। सिल्यूरियन पीरियड में होता क्या है, यह जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देख लेते हैं।
सिल्यूरियन पीरियड में भी जो माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज़ थी वो लगातार हो रही थी, एक के बाद एक उनमें नए नए बदलाव हो रहे थे। और इससे अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, यानी जितना भी स्थल खंड था, लैंड एरिया था, वो अच्छी तरह से प्रभावित होता है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं और बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। और इन माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज़ में इस समय जो सक्रियता है वो किसकी है? कैलेडोनियन की है। कैलेडोनियन हलचलें जो थी वो शुरू हो गई थी अर्थ के सरफेस पर। ये पहले से ही चल रही हैं, सिल्यूरियन में ये लगातार होती रहती हैं, इनमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं और ये अर्थ के क्रस्ट पर बदलाव ले आती हैं। ये हलचलें कहाँ से जन्म लेती हैं? ये पृथ्वी की सतह के अंदर से पैदा होती हैं, लेकिन जो पृथ्वी की सतह का ऊपरी हिस्सा है, मतलब जिसको कि हम क्रस्ट कहते हैं, वहाँ पर ये बड़े बड़े चेंजेस लाती हैं, जिसमें कि माउंटेन्स बनते हैं। माउंटेन्स बनेंगे तो कहीं कहीं उभार हो जाएगा, जैसे पर्वत बनते हैं तो कहीं कहीं ऊंचा एरिया होता है, जो ऊंचा भाग होता है उसी को हम लोग पर्वत कहते हैं, यानी माउंटेन कहते हैं। जहाँ पर गहराई आ जाती है, जमीन जब ऊपर उठेगी तो अगल बगल का हिस्सा क्या होगा? धंस जाएगा इस प्रकार से। तो जब धंसेगा तो वहाँ पर रिफ्ट्स बनेंगी, मतलब घाटियाँ बनेंगी। इस प्रकार से नई नई चीज़ें बनती हैं। तो इसे हम देखेंगे। और एक चीज़ और है कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एलुशियन, स्कॉटलैंड एंड स्कैंडिनेविया वर फार्म। यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर माउंटेन्स का फार्मेशन होता है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? ये कैलिडोनियन जो हलचलें हैं उनकी वजह से हो रहा है। और ये हलचलें सिल्यूरियन पीरियड में तेज हो जाती हैं। अब प्रश्न ये है कि ये कब से कब तक का इसका पूरा समय अंतराल है, टाइम पीरियड है। तो जान लीजिए, आज से 50 करोड़ साल पहले आर्डोविशियन शुरू हुआ था और आर्डोविशियन का अंत हुआ था 44 करोड़ साल पहले। तो 44 करोड़ से ये शुरू होता है, मतलब 44 करोड़ साल पहले इसका ओरिजिन है, मतलब इस सिल्यूरियन पीरियड का। और ये समाप्त हो जाता है 40 करोड़ साल पहले। इसकी समाप्ति हो जाती है 40 करोड़ साल पहले, यानी ये टोटल कितना चला? 4 करोड़ साल। ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबी अवधि तक रहा। हालांकि करोड़ में जो संख्या दी है वो कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ अगर समय की बात की जाए, युग और जो इराज है उनकी बात करें, तो उसमें ये कम ही माना जाएगा, छोटा माना जाएगा। तो 4 करोड़ साल तक ये सिल्यूरियन रहता है, लेकिन इसमें बड़े बदलाव होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें बहुत बड़े बदलाव, मतलब तरह तरह के जो उभार हैं और जो धंसाव हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ थी वो कम हो गई थी, वो पहले की जितनी तेज़ नहीं थी। जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उससे भी बड़े बदलाव आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि हलचलें बंद हो गई थी, जो एक्टिविटीज़ थी, माउंटेन मेकिंग प्रोसेस जो थे वो लगातार चल रहे थे, लेकिन जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम हो गई थी। इसके अलावा इसमें खास बात यह है कि इस समय, मतलब ये सिल्यूरियन वाला जो पीरियड है, इस समय जलवायु सूखी हो गई थी, उसमें ड्राइनेस आ गई थी। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो गई थी, और इसका सीधा मतलब यह है कि वर्षा कम हो रही थी, पहले की तुलना में बारिश की मात्रा घट गई थी। और इस समय स्थल खंड पर वनस्पतियों का विकास होता है, जो लैंड एरिया है वहाँ पर जो फ्लोरा है वो डेवलप होते हैं, हालांकि इनमें पत्तियाँ नहीं पाई जाती, ये दिक्कत है। इस समय की जो फ्लोरा की वेराइटीज़ होती हैं उनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, और बिना पत्ती का पौधा सोचने में भी थोड़ा अजूबा लगता है, लेकिन यहाँ पर होते थे। और इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं, मतलब इस प्रकार का जो फ्लोरा का की वेराइटी है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से इनका फॉसिल मिला है, इनके जो जीवाश्म हैं वो प्राप्त हुए हैं। और समुद्र में जो रीढ़ वाले जीव थे, मतलब स्पाइन कॉर्ड वाले जो प्राणी थे, उनका डेवलपमेंट होता है, अलग अलग उनकी वेराइटीज़ बनती हैं, और अलग अलग जो वनस्पतियाँ हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। एक खास बात और है कि इसी समय कोरल रीफ्स का भी डेवलपमेंट होता है। जो कोरल रीफ्स का ओरिजिन है, यानी प्रवाल जो होते हैं, प्रवाल भित्तियाँ, वो यहीं से बनना स्टार्ट होती हैं। सबसे पहली बार बड़े पैमाने पर इनका विस्तार होता है, और ये सब होता है सिल्यूरियन पीरियड में। और स्थल पर भी जो पौधे जन्म लेते हैं वो भी हैं, लेकिन उनमें पत्तियाँ नहीं हैं, उनमें पत्तियाँ नहीं पाई जाती। और इस समय की जो रॉक्स हैं, इस समय जो रॉक्स बनती हैं वो अलग अलग हिस्सों में बनती हैं। पूरी दुनिया में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अलग अलग पार्ट्स में बनती हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में ऊपरी जो जमाव होता है उससे भी बनती हैं, और जो निचला जमाव होता है उससे भी बनती हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसमें भी बनती हैं। भारत, पाकिस्तान और म्यांमार वाले क्षेत्र में भी इस युग की, मतलब जो ये पीरियड है, इसकी चट्टानें देखने के लिए मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में और इसके अलावा तस्मानिया और न्यूजीलैंड में भी सिल्यूरियन काल की जो चट्टानें हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई चट्टानें भी पाई जाती हैं, वो सब दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर चट्टानों का विकास होता है, रॉक्स बनती हैं, और इन रॉक्स का फॉर्मेशन होता है ये जो कैलिडोनियन हलचलें हैं इनकी वजह से। ये जो माउंटेन मेकिंग एक्टिविटी है जिसका नाम कैलिडोनियन है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये हमने देखा सिल्यूरियन पीरियड में, और उसी को आप यहाँ लिखित तौर पर देख रहे हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्टिब्रेट्स फर्स्ट इमर्ज्ड एंड फिशेस ओरिजिनेटेड इन द ओशियन। वर्टिब्रेट्स पहली बार यहाँ पर पाए गए और फिशेस जो है मतलब जो मछलियाँ हैं वो समुद्र में पाई गई, महासागरों में उनकी उपस्थिति मिली। और यही वजह है कि इसे एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ये जो सिल्यूरियन पीरियड है इसे वर्टिब्रेट्स की एज कहा जाता है, मतलब ये युग है इनका। प्लांट्स फर्स्ट इमर्ज इन द लैंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। प्लांट्स जो थे वो पहली बार लैंड एरिया पर पाए गए। और यहाँ पर खास बात क्या है कि ये लीफलेस होते थे। नीचे आप देख रहे हैं और इसे आपने सुना भी है, ये लीफलेस होते थे, इनमें पत्तियां ही नहीं होती थी। तो पौधे किस बात के, लेकिन होते थे बस। और इस प्रकार का जो ऑर्गेनिज्म है ये पाया गया ऑस्ट्रेलिया में, मतलब इसके फॉसिल्स मिले हैं। उसी से हमें पता लगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में पहली बार उगे थे। और पत्तियां नहीं होने का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब सीधा है कि वहाँ पर वाटर का लैक रहा होगा, मतलब पानी का अभाव रहा होगा। पानी जब कम मात्रा में पौधों को मिलता है तो उनकी पत्तियां या तो छोटी हो जाती हैं या फिर एकदम ही गायब हो जाती हैं। आपने जो डेजर्ट एरिया वाले प्लांट्स हैं उनको देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा। तो उनके अंदर या तो पत्तियां होती ही नहीं हैं, और नहीं तो होती हैं तो वो छोटी छोटी होती हैं। उनका तना मांसल होता है, जो उनका स्टेम होता है वो काफ़ी मोटा होता है, उसके अंदर वो अपना भोजन पानी स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं। इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जिस हिस्से में ये उगते रहे होंगे वहाँ पर जल का सर्वथा अभाव रहा होगा। ये चीज़ें हैं। और दिस पीरियड इज आल्सो द पीरियड ऑफ वाइड स्प्रेड, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, कैलिडोनियन माउंटेन मूवमेंट्स। जो कैलिडोनियन हलचलें थी उनका ये समय कहा जाता है, क्योंकि इस समय ये बड़े पैमाने पर और बड़े व्यापक स्तर पर, वाइड स्प्रेड का मतलब क्या, बहुत बड़े फैलाव के स्तर पर विस्तार से कैलिडोनियन हलचलें हो रही थी। तो ये उस समय की बात कही जा रही है, मतलब सिल्यूरियन पीरियड ये कैलिडोनियन हलचलों का समय था। कैलिडोनियन जो माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट्स हैं, उनका ये टाइम पीरियड कहा जाता है। यहाँ तक हमने सिल्यूरियन को देखा, और सिल्यूरियन में हमने कई चीज़ों को जाना, मतलब नई नई जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं और बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है। तो भले ही इसका टाइम पीरियड केवल 4 करोड़ साल का हो, लेकिन इसमें लंबे और चौड़े बदलाव हमें देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो ज़मीन हो या पानी हो। अब इसके बाद जो अगला वाला पीरियड है उसको देख लेते हैं। यहाँ है डेवोनियन। डेवोनियन पीरियड में हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ कैलिडोनियन जो माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो कैलिडोनियन जो हलचलें हैं उनका परिणाम हमें दिखाई देता है। और परिणाम क्या होता है कि हाई माउंटेन रेंजेस डेवलप इन ऑल कॉन्टिनेंट्स। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें ऊंचे ऊंचे पर्वत बनने लगते हैं, उनका उद्भव होता है या वो दिखाई पड़ने लगते हैं। विकास तो पहले से ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट एकाएक होने लगता है। ये जो माउंटेन्स हैं इनके बनने की प्रक्रिया आपने देखा आर्डोविसियन से ही चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो डेवोनियन पीरियड है इसमें ये साफ साफ दिखने लगते हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए। तो बदलाव अब बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इसका जो समय काल है उसको भी जान लीजिए, टाइम पीरियड। यहाँ आप देख लीजिए, यह 40 करोड़ साल पहले, यह 40 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। और इसकी जो टोटल समय अवधि है वो लगभग 5 करोड़ साल मानी जाती है, मतलब ये लगभग 5 करोड़ साल तक टिका। जो डिवोनियन पीरियड है इसकी बात की जा रही है। और इस पीरियड में जो लैंड एरिया था उसका काफ़ी डेवलपमेंट होता है, वहाँ काफ़ी फैलाव होता है, विस्तार होता है। और जो समुद्री एरिया है उसमें कमी आती है, जो ओशियन वाला पार्ट है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। इससे पहले हमने जो पीछे वाले पीरियड्स देखे थे उसमें वाटर वाला जो एरिया था वो लैंड एरिया पर ओवरलैप कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। ज़मीनी टुकड़े बढ़ने लगते हैं और जो पानी वाला एरिया है वो सिकुड़ने लगता है, उसमें कमी आने लगती है। और इस समय ये जो डिवोनियन पीरियड है इस समय माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज़ उसके साथ साथ जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ थी वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, उनमें दोनों में काफ़ी सक्रियता दिखाई देती है। और इस युग में नए नए पहाड़ बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, और उनमें अपर्दन की क्रिया होती है। अपर्दन होता है यानी उनमें से कटाव होता है, और इस प्रकार से पेबल्स और सैंड का निर्माण होता है। पेबल्स बनते हैं जो बजरी होती है, और इसके अलावा सैंड का जो पार्ट है वो बनता है। सैंड मतलब बालू, तो बालू वाला हिस्सा बनता है। बालू कैसे बनता है, जब जो चट्टाने हैं उनके टुकड़े पाउडर के रूप में ज़मीन पर बिखरते हैं तो उसी से बालू का निर्माण होता है। वो क्या होता है, रॉक्स का ही पाउडर सैंपल होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है। इसके अलावा कीचड़ बना, कीचड़ का यहाँ पे बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। तो इस तरह से जो नॉर्थ वेस्ट वाला यूरोप का पोर्शन था, मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप था वहाँ पर लाल बालू का पत्थर, जिसे कि आप रेड सैंड स्टोन्स कहते हैं, वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। ये सब बनते हैं और इनका बनने का जो प्रोसेस है वो डिवोनियन पीरियड में ही होता है। इसके अलावा शेल तथा स्लेट जो चट्टाने हैं उनका भी जमाव अलग अलग क्षेत्रों में होता है। और जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप वाला पोर्शन है, इसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ का अधिकांश भाग गर्म होता है, मतलब जलवायु अब गर्म होने लगती है। पहले भी गर्म थी,
अब उसमें और ज़्यादा गर्मी आती है और वो सूखी होने लगती है, उसमें शुष्कता आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्षा की मात्रा लगातार कम हो रही है। और जलवायु में एक रूपता अभी भी है, मतलब एक समान चारों ओर जलवायु पाई जाती है। और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत बनने लगे थे, मतलब ये कैलिडोनियन जो हलचलें हैं, इनके वजह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ, ये आपने देखा। अब इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है स्कैंडिनेविया से, इसके अलावा साउथ वेस्ट स्कॉटलैंड से और नॉर्दर्न आयरलैंड वाला जो पोर्शन है वहाँ से। मतलब इन एरियाज से हमें इस प्रकार के जो हाई माउंटेन रेंजेस हैं वो दिखाई पड़ती हैं और वो इसी युग की हैं, मतलब डेवोनियन पीरियड की हैं, ये हमें मालूम होता है। और देख लीजिए, यहाँ लिखित तौर पर जो है उसको देख लेते हैं, रिटन फॉर्मेट वाला, उसके बाद जो भाषण है उसको भी सुन लेंगे। एंड द ईस्टर्न अमेरिका, अमेरिका का भी जो ईस्टर्न वाला पोर्शन था, ईस्ट वाला पोर्शन था, उसमें भी हमें इस प्रकार के जो माउंटेन्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं, जो कि डिवोनियन पीरियड में सामने आते हैं। एट द सेम टाइम, यहाँ पर अगर समान समय की बात करें तो एट द सेम टाइम शार्क फिश आल्सो इमर्ज, मतलब यहाँ पर जो शार्क फिश है वो पाई जाती है। शार्क मछली का पहली बार इस समय अर्थात डिवोनियन पीरियड में निर्माण होता है, वो ओरिजिनेट होती है, दिखाई पड़ती है। हेंस इट इज़ नोन एज एज ऑफ फिशेस, और इसी वजह से यह जो डेवोनियन पीरियड है इसको एज ऑफ फिशेस कहा जाता है, यानी मछलियों का युग कहा जाता है, मछलियों का समय कहा जाता है। एम्फीबियंस एंड फर्न फ्लोरा ओरिजिनेटेड इन इट। अब यहाँ पर एम्फीबियंस का भी डेवलपमेंट होता है। एम्फीबियंस कैसे होते हैं? जो कि लैंड पर भी रह लें और वाटर एरिया में भी रह लें, तो इस प्रकार के एम्फीबियंस बनते हैं। और इसके अलावा फर्न टाइप की जो फ्लोरा वाला पोर्शन है, फ्लोरा की जो वेराइटी है वो बनती है। तो अलग अलग वनस्पतियों का डेवलपमेंट होता है जिनमें कि काफ़ी डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है, विविधता होती है। और इसके अलावा जीवों में भी अब अलग अलग डाइवर्सिटी देखी जाती है, जिसमें कि एम्फीबियंस का भी डेवलपमेंट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शार्क फिश यहाँ पर इमर्ज करती है, यानी पाई जाती है। आप आगे देखेंगे कि ये शार्क फिश एकाएक विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। जो पुरानी वाली शार्क मछली थी जिसकी संरचना कुछ अलग रही होगी, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग रहा होगा, डिफरेंट रहा होगा, वो यहाँ पे विलुप्त हो जाएगी आगे जाकर, और नए तरीके की शार्क मछली का डेवलपमेंट होगा। तो ये जीवों के विकास का क्रम लगातार चलता रहता है, और जो जीव परिस्थिति के हिसाब से, जो वर्तमान सिचुएशन है उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता, वो सर्वाइव नहीं करता है, वो मर जाता है, नेचर उसको अपने आप खत्म कर देती है। ये बात यहाँ तय है और इसे हम यहाँ महसूस भी करेंगे। तो यहाँ तक हमने डेवोनियन शक को देखा है, अर्थात डेवोनियन पीरियड को देखा। इसमें कुछ खास बातें और हैं, इसे भी समझ लीजिए। जो अर्थ की क्रस्ट थी उस पर हरी भरी जो वनस्पतियां थी, यानी फ्लोरा वाला पोर्शन था, वो काफ़ी फैलने लगा था। इससे पहले हमने देखा कि पत्तियां ही नहीं होती थी, लीफलेस प्लांट्स होते थे, लेकिन यहाँ पर अब हरी भरी वनस्पतियां हैं, इसका मतलब पत्ती से भरपूर होती थी, उनके अंदर बहुत सारी लीव्स पाई जाती थी। और छोटी छोटी झाड़ियाँ भी डेवलप होने लगी, स्क्रब्स बनने लगे, और 40 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे जो वृक्ष हैं, ट्रीज़ हैं, उनका आविर्भाव यहाँ पर होता है, वो यहाँ पर जनरेट होते हैं। तो इस प्रकार से बड़े पैमाने पर जो फ्लोरा है उसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है और उसका डेवलपमेंट होता है, और ये सब डेवोनियन में ही हो रहा है, ये हम देखते हैं। फर्न नाम की जो वनस्पति है उसका उद्भव होता है, ये आप जानते ही हैं। इसकी पत्तियाँ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, ये आप जानते हैं। फर्न की जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, आपने बायो में देखा होगा। इनका विकास होता है। और जो समुद्री एरिया था, ओशियन वाला पोर्शन था, वहाँ पर स्पाइन कॉर्ड वाले जो जीव हैं उनका फिर से डेवलपमेंट होता है और मछलियाँ बनती हैं, उन्हीं में मछलियाँ भी शामिल हैं। और जो पुरानी शार्क मछली थी, इसे हम जो प्राचीन शार्क मछली है उसके तौर पर देखेंगे, क्योंकि जो नई वाली है वो ऐसी नहीं है, मतलब वो अपने पूर्वज से काफ़ी भिन्न है, अलग है। तो जो पुरानी वाली शार्क मछली थी इसकी लंबाई करीब 20 फीट थी। ये जो शार्क मछली यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसका डेवलपमेंट होता है, ये इमर्ज करती है, तो इसकी लंबाई करीब 20 फीट होती है, ये 20 फीट लंबी होती है। और इसका जन्म होता है और कई प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति होती है। सिर्फ शार्क ही नहीं डेवलप होती है, बहुत सी मछलियाँ बनती हैं, और कई मछलियों के डेवलपमेंट की वजह से ये जो एज है इसको एज ऑफ फिशेस कहा जाता है, यानी मत्स्य युग कहा जाता है हिंदी में अगर कहिए तो। और एम्फीबियंस भी बनते हैं, लेकिन एम्फीबियंस का जो डेवलपमेंट है वो इस एज के या इस पीरियड के लास्ट में होता है, जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें ये होता है। एम्फीबियंस का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे मेढक होता है वो एम्फीबियन है, इस प्रकार के और भी जीव होते हैं। और समुद्र के अंदर जो ओशियन वाला पोर्शन था उसमें भी स्पाइन कॉर्ड वाले, यानी जो रीढ़ वाले जीव थे, कशेरुकी प्राणी थे, उनका डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर फूड अवेलेबल होता है, भोजन उपलब्ध होता है, और भोजन की उपलब्धता जब होगी तो कोई भी जीव वहाँ पर आसानी से सर्वाइव कर लेगा। और इसमें जो इस प्रकार के जीव हैं इसमें माइट होते हैं। माइट जो है वो मकड़ी की तरह एक छोटा कीड़ा होता है, आपने स्पाइडर को देखा होगा, तो उसी तरह का ये इंसेक्ट होता है। इसके अलावा स्पाइडर भी होते हैं,
इस प्रकार के स्पाइडर पाए गए। और बिना पंख के जो कीड़े होते हैं, जिनके पास पंख नहीं होते, विंग्स नहीं होते, वो पाए गए। तो इस प्रकार के जीव इसलिए बने क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध था। ये हमने देखा। और मजे की बात यह है कि ये जो रीढ़ वाले प्राणी थे, यह अब समुद्र से स्थल खंड की ओर डेवलप होने लगे थे। ये हम अभी बात कर रहे हैं यही डेवोनियन की ही, डेवोनियन पर ही चर्चा हो रही है। इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि इसी समय स्थल खंड पर भी जीवों का डेवलपमेंट होने लगता है, यानी जो लैंड एरिया है वो प्राणियों से विहीन नहीं रहता, लाइफलेस नहीं रहता है। वनस्पतियां तो बनती ही हैं, और जब फ्लोरा का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है तो वो भोजन के तौर पे इस्तेमाल करने वाले जो जीव हैं, मतलब जो वनस्पतियों पर आश्रित रहने वाले प्राणी हैं, वो यहाँ पर जन्म लेने लगते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। और ये आपने जो माइट यानी मकड़ी की तरह जो छोटा इंसेक्ट है उसका नाम सुना, इसके अलावा स्पाइडर है ही है यानी मकड़ी, और जो जितने भी विंगलेस इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे रेंगने वाले, वो यहाँ अर्थ पर बनते हैं। बहुत बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है वो अभी भी नहीं बनता, लेकिन जो छोटे छोटे हैं वो अब डेवलप होने लगते हैं, उनका ओरिजिन यहाँ से हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्हें पत्तियों और पौधों के सहारे अच्छा खासा भोजन प्राप्त होता है। और जो समुद्र वाला पोर्शन था उसमें तो डेवलपमेंट लगातार हो ही रहा था, वहाँ पर और बेहतर विकास हो रहा था। वहाँ का जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा थी। उसकी तुलना में अभी जो लैंड एरिया है वहाँ सिकुड़ा हुआ डेवलपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा अभी इसमें डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड को। यहाँ तक हमने डेवोनियन को देखा, इसका जो समय अंतराल है लगभग 5 करोड़ साल का है। 5 करोड़ साल तक ये डेवलपमेंट होता है। इसके बाद पीरियड चेंज हो जाता है और ये है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में आप जानते हैं कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष बनते हैं, और इसका जो समय है, इसकी शुरुआत है, ये 35 करोड़ साल पहले हुई थी। ये आज से 35 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और ये करीब 8 करोड़ साल तक रहा। तो 35 में आप 8 ऐड कर दीजिए, मतलब 35 में 8 को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा? ये आएगा 43। तो इसका मतलब ये है कि ये 35 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, और इसमें जो समय अवधि है, टाइम पीरियड है, वो कितना है? 8 ईयर्स का है। और इस पीरियड में, मतलब इस प्रारंभ में, ये जो कार्बोनिफेरस शक है, शक का मतलब क्या? पीरियड। इसकी शुरुआत में छोटे छोटे जो छिछले एरिया थे, छिछले एरिया मतलब क्या? जहाँ पर समुद्री जल तो था लेकिन लैंड एरिया नीचे से दिखाई पड़ता था, या बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं था, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इस प्रकार के भाग यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर फैले हुए दिखाई दिए या इस समय पाए गए। इसके अलावा यूरोप और रशिया का जो अधिकांश हिस्सा था वो पानी में डूबा हुआ था। इस समय वहाँ पर वाटर का जो पोर्शन था वो ज़्यादा फैला हुआ था, या ये कह लीजिए कि लैंड एरिया पर पानी चढ़ा हुआ था। और कई भागों में जो जल का विस्तार है वो तेजी से हो रहा था, इस वजह से दलदल बन रहे थे। इसी वजह से जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वाले पोर्शन है, जहाँ पर ये पानी वाला एरिया लैंड एरिया पर ओवरलैप कर रहा था, वहाँ पर दलदलों का निर्माण हुआ, स्वैम्प्स बने, और इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। तो दलदलों का निर्माण हुआ, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर आर्द्र भूमियों का विकास हुआ और तरह तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी वहाँ पर डेवलप होते हैं, ये हमने देखा। इसके अलावा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर कोयले का निर्माण हुआ। ये जो कार्बोनिफेरस वाला टाइम पीरियड है, इसमें कोयले का डेवलपमेंट होता है, इसका ओरिजिन यहीं से माना जाता है, ये आप जानते हैं। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है, मतलब कोयले का निर्माण होता है, उसका मेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। एक चीज़ आप जानते होंगे दोस्तों, कार्बोनिफेरस के बारे में देख रहे हैं आप, जो हमारी अर्थ है ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड एरिया ज़्यादा पाया जाता है, जो ज़मीनी टुकड़े हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें वाटर वाला एरिया ज़्यादा पाया जाता है। ये आप जानते ही हैं, आपने पीछे देख रखा है। तो यहाँ जो कार्बोनिफेरस वाला कोयला है यानी कोल है, उसका डेवलपमेंट इसी वाले हेमिस्फीयर में क्यों होता है? तो उसके पीछे रीज़न है लैंड एरिया, जहाँ ज़मीन होगी उसी के नीचे तो ये जीवाश्म बनेंगे, मतलब फॉसिल्स के रूप में डेवलप होंगे, और वही फॉसिल्स बाद में कोयला बन जाते हैं, कोल में डेवलप हो जाते हैं, मतलब उनका जो रूपांतरण है, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कोल के रूप में हो जाता है। तो लैंड जब रहेगा, ज़मीन जब रहेगी, तभी तो उसमें लेयर्स बनेंगी, और लेयर्स के अंदर कोई चीज़ सैंडविच होगी, और तभी कोयला या कोई भी चीज़ बनेगी, मतलब पेट्रोलियम हो या कोल हो, उसका फॉर्मेशन होगा। पानी के अंदर ये संभव नहीं है। तो पानी वाले पोर्शन में, मतलब जिधर वाटर एरिया ज़्यादा पाया जा रहा है, उधर ये सब नहीं होगा, ये होगा लैंड एरिया वाले पोर्शन में, और मैक्सिमम उसकी मेजॉरिटी किधर है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोयला पाया गया, और इसके पीछे जिम्मेदार थे जो लैंड एरिया पर पाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ थे। इनकी ऊंचाई करीब 100 फीट या उससे भी ज़्यादा थी। तो 100 फीट से ऊंचा पेड़ यानी काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते थे। यह जब अपनी आयु पूरी करके गिर कर मरते थे तो इनकी लकड़ी नीचे दफन हो जाती थी, और उसके ऊपर दूसरी लेयर आकर चढ़ जाती थी।
इस प्रकार से ये अंदर सैंडविच होकर कोयला बनाते थे, ये हमने देखा। और जो दलदली हिस्सा था, हमने देखा कि जो लैंड एरिया था उस पर वाटर यहाँ ओवरलैप कुछ ज़्यादा ही कर रहा था और बड़े बड़े दलदलों का विस्तार हो रहा था। तो जो दलदल वाला भाग था वहाँ छोटे छोटे जीव बनते हैं, वो एक तरह से वेटलैंड का काम करता है। और वेटलैंड्स जो होते हैं उनकी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्हेंस करती है, प्रचुर होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो छोटे छोटे जीव हैं उनका डेवलपमेंट होता है। बहुत बड़े जीव यहाँ जो दलदल वाला पोर्शन है उसमें नहीं बनते हैं। और इस पीरियड के अंत तक, ये जो कार्बोनिफेरस वाला पीरियड है, इसके अंत तक करीब 15 फीट लंबे जीवों का आविर्भाव हो गया था। मतलब इनका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो हो गया था। इसके अलावा जो स्थल वाला हिस्सा है वहाँ पर रेंगने वाले जीव यानी जो रेप्टाइल्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो रेप्टाइल्स यहाँ स्थल खंड पर बनते हैं। हालांकि जो समुद्री एरिया है, ओशियन वाला पार्ट है, उसमें इनका ओरिजिन पहले ही है, मतलब इनका जो उद्भव है वो पहले ही होता है। लेकिन यहाँ जो लैंड एरिया वाला पोर्शन है, इसमें रेप्टाइल्स पहली बार कार्बोनिफेरस युग में या कार्बोनिफेरस पीरियड में पाए जाते हैं। ये हमने कार्बोनिफेरस के बारे में देखा। यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में आप PDF में देख लीजिए। देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैलिडोनियन माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज वाज रिप्लेस्ड बाई आर्मीशियन ऑर्गेनी। यहाँ पर जो आर्मीशियन नाम की ऑर्गेनी थी उसने क्या किया, उसने कैलिडोनियन का स्थान ले लिया। मतलब कैलिडोनियन नाम की जो पर्वत निर्माणकारी गतिविधियाँ थी वो यहाँ पर शांत हो जाती हैं और उनकी जगह ले लेती है जो आर्मीशियन है वो। तो यह भी माउंटेन मेकिंग का ही प्रोसेस है या उसी की एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ नाम बदल गया है, इनकी प्रवृत्ति बदल गई है। और विच अफेक्टेड ब्रिटेन एंड फ्रांस द मोस्ट। इन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस को सबसे ज़्यादा अफेक्टेड किया यानी प्रभावित किया। यानी इन माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज से, जो आर्मीशियन नाम से यहाँ पर हम देख रहे हैं, इससे ब्रिटेन और फ्रांस सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है या ये कह लीजिए कि चेंजेस आते हैं। इसके बाद और देख लीजिए, एंड द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्फीबियंस इन दिस इरा इंक्रीज्ड। ऐसा होता है कि यहाँ पर जो एम्फीबियंस हैं उनका ग्रोथ और उनकी एक्सपेंशन बढ़ जाती है इस इरा में। ये जो इरा हम देख रहे हैं या ये जो पीरियड हम देख रहे हैं, इसमें जो एम्फीबियंस हैं उनका डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है। और आपने देखा ही है कि जो लैंड एरिया है वहाँ भी एम्फीबियंस तेजी से विकसित होने लगते हैं। और रेप्टाइल इमर्ज्ड ऑन द लैंड। जो रेप्टाइल्स हैं वो लैंड एरिया पर पाए जाने लगते हैं, ये भी हमने देख लिया है। जो रेप्टाइल्स हैं वो सी वाले पोर्शन में यानी ओशियन वाले पार्ट में पहले से ही पाए जाते थे, उनकी एग्जिस्टेंस थी। लेकिन यहाँ पर जो लैंड वाला एरिया था वहाँ इनकी एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो अब ये यहाँ पर इमर्ज करने लगते हैं यानी दिखाई देने लगते हैं, इनकी उपस्थिति यहाँ दर्ज की जाती है। और 100 फीट से भी ज़्यादा जो ऊंचे पेड़ हैं वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इस समय में, जो कार्बोनिफेरस वाला आप देख रहे हैं। और इनके कोलैप्स से, इनके विनाश से, किस चीज़ के विनाश की बात की जा रही है, यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनके कोलैप्स की हम बात कर रहे हैं। तो इनके कोलैप्स से क्या होता है, जो रिफ्ट्स हैं वो बनती हैं और इसके बाद उनके ऊपर नई लेयर सवार हो जाती है, नई परत चढ़ जाती है। और इससे अलग अलग जो चट्टानी क्रम है, मतलब जो रॉक्स की लेयर है या रॉक्स का जो एक सीरियल है, क्रम है, वो बनता है। इसमें गोंडवाना रेंज का नाम लेना ज़रूरी है। गोंडवाना रेंज इसी समय बनी थी और इसमें एक बड़े अमाउंट में, इनामरस अमाउंट में कोल का रिजर्व है, कोयला पाया जाता है। तो कोयला यहाँ क्यों पाया जाता है, कोल का रिजर्व क्यों है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े वृक्ष थे जो कि 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे थे वो यहाँ पर पाए गए और उनके अंदर कोलाइजन हुआ, वो कोलैप्स हो गए, गिर गए। और गिरने के बाद उनके ऊपर दूसरी लेयर जो मिट्टी की थी या जो भी चट्टानी टुकड़े थे उनकी चढ़ गई और दो परतों के बीच में ये सैंडविच होकर कोयले के रूप में परिवर्तित हो गया, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और यही वजह है कि इस इरा को या इस इयॉन को कार्बोनिफेरस इयॉन कहा जाता है या कोल इरा कहा जाता है। इसे कोल एज या कोल इरा के नाम से भी जानते हैं। तो कार्बोनिफेरस का मतलब क्या है, इस समय कार्बन का फॉर्मेशन होता है, इस समय कार्बन बनता है। और कार्बन किस रूप में बनता है, कोल के रूप में बनता है, कोल रिजर्व्स के रूप में बनता है। और इसके पीछे जिम्मेदार है वो लंबे लंबे जो ट्रीज हैं वो, जिनकी ऊंचाई, जिनकी हाइट 100 फीट से भी ज़्यादा है। तो ये तो हमने देखा कार्बोनिफेरस को। और कार्बोनिफेरस काल में जो कोयला बना था वह पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में पाया गया। तो इससे वैज्ञानिकों को, जो जियोलॉजिस्ट थे, उनके दिमाग में ये संदेह उठा कि अलग अलग हिस्से में उगने वाली जो वनस्पतियां हैं, जो फ्लोरा की वैरायटी है या जो प्लांट्स हैं, उनकी प्रकृतियां अलग अलग होंगी, उनकी जो नस्लें हैं वो अलग अलग होंगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोयला एक ही तरह का पाया गया, क्योंकि एक पेड़ की लकड़ी से बनने वाला कोयला एक तरह का हो सकता है और बहुत सारे पेड़ों की लकड़ियों से बनने वाला कोयला, उसमें विभिन्नता पाई जाएगी, वो अलग अलग होगा, उसकी वैरायटी अलग अलग होगी, उसमें डाइवर्सिटी होगी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो एक जैसा पाया जा रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि हो सकता है कि पहले जो लैंड एरिया था वो एक में मर्ज रहा हो, एक में मिला रहा हो, मतलब पूरा टोटल पूरी अर्थ के सरफेस पर
एक लैंड का टुकड़ा हो और पूरा जो किनारे वाला एरिया है उसमें पानी भरा हो, इस तरह का एक वाटर वाला हिस्सा हो। मतलब ये कल्पना की गई कि हो सकता है कि पहले अलग अलग कॉन्टिनेंट्स रहे ही ना हो, ये बाद में बने हो। पहले एक बड़ा सा स्थलखंड रहा हो और बाद में इसी को आप देखेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर पैंजिया का नाम दिया जाता है, ये जो बड़ा सा लैंड एरिया बनता है। और जो इसके आसपास सी का पोर्शन रहता है, मतलब वाटर एरिया रहता है, उसको हम लोग पैंथालासा कहते हैं। जब बाद में इसमें डिवीज़न होता है, इसमें सेपरेशन होता है, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स डेवलप होते हैं। और जब कॉन्टिनेंट्स बनते हैं तो उन्हीं की वजह से जो वाटर एरिया है उसमें भी अलग अलग सेक्शन बढ़ जाते हैं और उन्हें हम महासागरों के रूप में देखते हैं, अलग अलग जो महासागर हैं। तो ये कार्बोनिफेरस वाली ही अवधारणा है, मतलब कार्बोनिफेरस के समय ही इसमें अलग अलग होने की प्रक्रिया यानी सेपरेशन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया था, ऐसा माना जाता है। मतलब ये कितना सही है ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी तक यही माना जाता है कि जो हमारी अर्थ है इस पर एक बड़ा सा भूखंड रहा होगा, यानी लैंड एरिया रहा होगा, और बाकी जो हिस्सा है वो पानी से भरा रहा होगा। अब जो पानी वाला पोर्शन है उसको हम लोग पैंथालासा कह रहे थे और जो लैंड एरिया है उसको पैंजिया कह रहे थे। बाद में क्या होता है, इसी समय में कार्बोनिफेरस वाले में ही अंदर से आप देख रहे हैं कि लगातार जो कैलिडोनियन और आर्मीशियन नाम की माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज़ है वो चलती रह रही हैं, अर्थ के अंदर हलचल चल रही है। तो उस हलचल की वजह से इसमें जगह जगह से टूटने का या ये कह लीजिए कि अलग होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, सेपरेशन शुरू हो जाता है। तो ये पैंजिया के अलग अलग टुकड़े अलग अलग स्थानों पर, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर बह जाते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। और इस प्रकार से जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। हालांकि ये कार्बोनिफेरस पीरियड में नहीं होता है, ये होता है बाद में, लेकिन इसकी शुरुआत अंदर से इसके टूटने की शुरुआत इसी युग में हो जाती है, ये जियोलॉजिस्ट मानते हैं। तो यहाँ तक हमने कार्बोनिफेरस को देखा। अब जो अगला पीरियड है वो है पर्मियन। तो आइए पर्मियन को भी देख लेते हैं। तो पर्मियन जो शक है यानी पर्मियन पीरियड है, इसका प्रारंभ होता है, इसकी शुरुआत होती है 27 करोड़ साल पहले। 27 करोड़ साल पहले ये शुरू होता है और करीब 4.5 करोड़ साल पहले तक, माफ कीजिएगा 4.5 करोड़ साल पहले या इतने समय तक ये रहता है। तो इसका टोटल टाइम पीरियड कितना है, 4.5 करोड़ ईयर्स, इतने समय तक ये टिका रहता है। तो ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये कार्बोनिफेरस से छोटा है। कार्बोनिफेरस का जो टोटल टाइम पीरियड है या पूरा जो इसका रेंज है वो कितना है, 8 करोड़ साल का है। और हमने देखा कि पर्मियन जो है इसकी अवधि छोटी है, ये छोटा सा है, तब भी कितना है, 4.5 है। इसका जो टोटल टाइम पीरियड है वो है 4.5 करोड़ ईयर्स। और इसमें क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट में अलग अलग जगह भ्रंश उत्पन्न होने लगते हैं, यानी दबाव पड़ने लगते हैं, और इसकी वजह से अलग अलग लेक्स बनती हैं, झीलों का निर्माण होता है। लेकिन ये कैसी हैं, ये इनर लेक्स हैं, इनर लेक्स का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें हैं यानी माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनका नाम चेंज हो जाता है, वो अर्मीशियन नहीं रह जाती। इससे पहले हमने जो पिछला वाला पीरियड था यानी कार्बोनिफेरस, उसमें अर्मीशियन नाम की हलचलों का नाम सुना था, यहाँ पर उनका नाम बदल जाता है और ये वेरिजोन है। तो वेरिजोन ऑर्गेनी जो है ये शुरू हो जाती है, मेनली इन्फ्लुएंस्ड यूरोप, इसने मुख्य रूप से प्रभावित किया यूरोप वाले कॉन्टिनेंट को, मतलब यूरोप वाले हिस्से को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और द क्लाइमेट बिगन टू ड्राई स्लोली। अब यहाँ पर जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, उसमें बदलाव तो होता है, वह धीरे धीरे अब ड्राई हो रहा है, लेकिन उसमें धीमा बदलाव होता है, पहले की तरह तेज बदलाव नहीं होता है, तेजी से चेंजेस नहीं आते। तो यह ड्राई होने लगता है। ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, स्लोली है, यानी स्लो हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ द वेरिजोन ऑर्गेनी द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इरेटिक माउंटेन्स। अब इरेटिक माउंटेन्स में कौन कौन से, तो ब्लैक फॉरेस्ट और इसके अलावा वास्केज की जो रॉक्स हैं वो यहाँ पर बनती हैं। वो कब बनी है, इसी पर्मियन पीरियड में बनी है, ऐसा माना जाता है। इसके अतिरिक्त और भी देख लीजिए, माउंटेन्स लाइक स्पेनिश, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेनिश मेसेटा, अल्ताई, तिएन शॉन, ये तिएन शॉन है, ये अल्ताई है, ये स्पेनिश मेसेटा है, और इसके अलावा अपलेशियन, ये सब यहाँ पर जनरेट होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, ये सब पर्मियन पीरियड में ही हो रहा है। तो यहाँ जो हलचल है, यहाँ जो माउंटेन मेकिंग एक्टिविटी है उसका नाम वेरिजोन है, और इस वजह से ऐसा होता है। इससे पहले हमने कैलिडोनियन और आर्मीशियन को देखा है, अब यहाँ पर नया जो माउंटेन मेकिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, और जो क्लाइमेट है वो धीमे धीमे अब ड्राई होने लगता है, उसमें ड्राइनेस आने लगती है। ये पहले से ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गति धीमी हो जाती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्केज जो रॉक्स हैं, रेंजेस हैं, उनका निर्माण होता है, उनका फॉर्मेशन होता है, ये सब बनती हैं। और इसके अलावा पोटाश रिजर्व वर फॉर्म ऑन द अर्थ बाई इवेपोरेशन ऑफ इंट्रूसिव लेक्स। अब ये जो इंट्रूसिव लेक्स हैं यानी जो अंदर वाली झीलें थी, हमने देखा कि आंतरिक भाग में झीलें बनती हैं,
कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो क्रस्ट है उस पर दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से उसमें नमी होती है, उसमें ह्यूमिडिटी पाई जाती है, आर्द्रता होती है। तो ऐसी एरिया को हम लोग कहते हैं इनर लेक्स या इंट्रूसिव लेक्स। तो इस प्रकार की जो लेक्स हैं इनकी वजह से और इनके इवेपोरेशन की वजह से, मतलब इनमें वाष्पन की जो क्रिया होती है, इवेपोरेशन होता है, इस वजह से पोटास का रिजर्व यहाँ पर जनरेट होता है। मतलब ये पर्मियन पीरियड में फार्म होता है, इसका फार्मेशन होता है। और ये है क्या, ये पोटाश का रिजर्व है, यानी पोटाश का पूरा भंडार यहाँ इकट्ठा होने लगता है, ये सब बनता है। और यह सब फॉल्टिंग का परिणाम है, जो भ्रंशन की क्रिया होती है यानी फॉल्ट्स बनते हैं, उसकी वजह से इनर लेक्स बनती हैं। और इन इनर लेक्स में जब वेपोरेशन होता है, मतलब वेपर बनता है, वाटर वेपर का निर्माण होता है, तो इससे, इस वजह से या इस प्रोसेस की वजह से यहाँ पर पोटास रिजर्व इकट्ठा होने लगता है, उसका जनरेशन होता है। तो ये पूरी क्रियाएं हैं जो कि हम देख रहे हैं कि पर्मियन पीरियड में हो रही है। और पर्मियन पीरियड में ही मौसम में सूखापन ज़्यादा आ जाता है। हालांकि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है, लेकिन फिर भी सूखा मौसम होने लगता है। और इस वजह से जो पतझड़ वाले वृक्ष हैं, मतलब जो डेसिडुअस ट्रीज हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। पतझड़ वाले पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, मतलब न तो एकदम कम हो न बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि आपने देखा कि जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया था, वहाँ पर एवरीग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता है, तो पौधों को अपनी पत्तियाँ गिराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहाँ पर वर्षा कम हो रही है, मतलब कुछ खास मौसम में ही बारिश हो रही है, जैसे कि उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है, जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक खास मौसम में बारिश होती है, हमेशा तो होती नहीं है। तो इस वजह से जब गर्मी का मौसम आता है, समर सीजन आता है, तो उस समय पत्तियाँ, जो लीव्स होती हैं, वो अपने आप पीली होकर नीचे गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि पौधे अपने अंदर के वाटर को रिजर्व करके रख सकें, उसका कंजर्वेशन कर सकें। अगर ज़्यादा मात्रा में पत्तियाँ होंगी तो उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, वहाँ से वाटर वेपर जो है वो क्रिएट होगी, और पौधे के अंदर की नमी पूरी उड़ जाएगी, और गर्मी में उसके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वो सर्वाइव कर सकें, इसलिए वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ऐसा ही ठंडी जलवायु वाले पौधों में भी होता है। तो यहाँ पर चूंकि वातावरण अब शुष्क हो रहा था, उसमें सूखापन आ रहा था, ड्राइनेस आ रही थी, तो इस वजह से पौधे अब अपनी पत्तियाँ गिराने वाले हो गए, यानी डेसिडुअस ट्रीज जो है उनका ओरिजिन यहीं से माना जाता है। ये हमने देखा। एक खास बात और थी, ये जो पर्मियन पीरियड है, इसमें जो स्थलखंड था, यानी जो लैंड एरिया था, वहाँ पर जीवों की तादाद अब बढ़ने लगी, जीवों की संख्या में वृद्धि होने लगी। और जो वाटर वाला पोर्शन था, वहाँ पर अब जीव घटने लगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि वाटर वाले पोर्शन में पहले ही, मतलब पहले, सबसे पहले जीवन का उद्भव होता है, डेवलपमेंट होता है। लैंड एरिया उस समय लाइफलेस रहता है। लेकिन अब ऐसा होता है कि जो वाटर वाला पोर्शन है, जो ओशियन वाला पार्ट है, उसमें जीवन का डेवलपमेंट धीमा हो जाता है, जीवन का विकास धीमा हो जाता है, और जीवों की संख्या कम होने लगती है। पीछे ही हम देख चुके हैं कि जो शार्क मछली है वो उद्भव होता है उसका, लेकिन आगे देखेंगे कि वो विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अनेक जीव बनते हैं और गायब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ की जो कंडीशन है, वो उनके अनुकूल नहीं थी, उनके हिसाब से नहीं थी, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता और वो मर जाते हैं। तो स्थलखंड पर जीव बढ़ने लगते हैं, और जो समुद्री पार्ट है, ओशियन वाला पार्ट है, उसमें जीवों की संख्या कम होने लगती है। ये होता है। और जमीनी हिस्सा जो था, यहाँ पर कई प्रकार के कीड़े बनते हैं, कीड़े मकोड़ों का डेवलपमेंट होता है, और ये बड़ी संख्या में होते हैं। कीड़े मकोड़ों की संख्या ज़्यादा होती है, आप जानते ही हैं। तो इनका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, मतलब अब जमीनी टुकड़े का तेज़ी से विकास हो रहा है, और जलवायु में शुष्कता आ रही है, सूखापन आ रहा है। ये तो था पर्मियन पीरियड। और इस समय फॉल्ट्स बनते हैं, और फॉल्ट बनने की वजह से जो इंट्रूसिव लेक्स हैं उनका जनरेशन होता है, और इस प्रकार से बनते हैं पोटास रिजर्व, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन की क्रिया होती है। यहाँ तक हमने जो पर्मियन पीरियड था उसको देखा। और ये सारे पीरियड जितने भी हमने देखे, चाहे कार्बोनिफेरस हो, चाहे पर्मियन हो या डेवोनियन हो, जितने भी हमने देख रखे हैं, सिल्यूरियन या आर्डोविसियन, ये सब पैलेजोइक इरा का हिस्सा थे, जिसे कि हम प्राइमरी इरा भी कहते हैं। तो पैलेजोइक इरा को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि दूसरा वाला पार्ट था। अब इसके बाद जो तीसरा क्लासिफिकेशन का इसमें नंबर है, वो है मेसोजोइक। तो पर्मियन के बाद अब हम देखने वाले हैं मेसोजोइक इरा को, जिसे कि सेकेंडरी पीरियड भी कहा जाता है। इससे पहले जो पैलेजोइक था उसे हमने देखा, तो वो क्या था, वो प्राइमरी इरा थी या प्राइमरी पीरियड था। अब ये जो है मेसोजोइक, ये सेकेंडरी पीरियड है, और इसे भी अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग जो सेक्शन है उसमें डिवाइड किया गया है, जैसे कि ट्रियासिक है, जुरासिक है, और इसके अलावा क्रिस्टेशियस है। तो इन्हें हम अलग अलग रूपों में देखेंगे, और इसके बाद ये भी देखेंगे कि डायनासोर कैसे आए और कैसे चले गए। तो डायनासोरों के बारे में बाद में चर्चा होगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।